हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे पोस्टपार्टम हैमरेज के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करें पोस्टपार्टम हैमरेज के बारे में, जैसे पोस्टपार्टम हैमरेज है वैसे ही हमारा एंटीपार्टम हैमरेज भी आता है, जिसमें बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एंटीपार्टम हैमरेज है तो हम पहले उसके बारे में देखेंगे। जो हमारा एंटीपार्टम हैमरेज है, एंटीपार्टम में ये होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी के 28 वीक्स हो जाते हैं लेकिन अभी क्या है, बेबी डिलीवर नहीं हुआ है और उससे ही पहले वेजाइनल ट्रैक्ट से जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपार्टम हैमरेज। जैसे एंटीपार्टम यानी कि अभी जो बेबी है वो एक्सपल्शन उसका नहीं हुआ है, अभी केवल 28 वीक्स हुए हैं लेकिन उसमें एक्सपल्शन ऑफ बेबी नहीं हुआ है, यानी प्रेगनेंसी कंटिन्यू है लेकिन जो है वेजाइनल ट्रैक्ट से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है बिफोर द एक्सपल्शन ऑफ बेबी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपार्टम हैमरेज। ये था एंटीपार्टम। अब हम बात करेंगे हमारा पोस्टपार्टम हैमरेज के बारे में। तो पोस्टपार्टम जैसे पोस्ट है यानी आफ्टर डिलीवरी, यानी जो बेबी है उसका एक्सपल्शन हो गया है लेकिन जो वेजाइनल ट्रैक्ट से जो ब्लीडिंग हो रही है वो एक एक्सेसिव अमाउंट में हो रही है, जहाँ पे जो हम जो क्वांटिटी देखते हैं अगर वो 500 ml या अबव है, अगर जो ब्लीडिंग है वो 500 ml या फिर उसके अबव है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम हैमरेज, यानी बेबी का एक्सपल्शन हो गया है, प्लेसेंटा का एक्सपल्शन हो गया है, उसके बाद जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो काफी ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बाहर निकल रहा है वेजाइनल ट्रैक्ट से, जो कि 6 वीक ऑफ डिलीवरी हो चुका है और ब्लड लेवल्स 500 ml या फिर उससे अबव हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम हैमरेज। अगर हम देखते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज डिफाइंड एज अ एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यानी जो हमारा मायोमेट्रियम है, थ्रू वेजाइनल ट्रैक्ट आफ्टर बेबी डिलीवर्ड अप टू 6 वीक ऑफ डिलीवरी, और जिसमें जो ब्लड लॉस होगा वो कितना होगा, 500 ml और अबव। तो ये था हमारा पोस्टपार्टम हैमरेज। अब हम देखेंगे जो इंसिडेंस है, इसमें जो इंसिडेंस टेक प्लेस करता है वो एटलीस्ट 4 to 6% ऑफ केसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे पोस्टपार्टम की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो पोस्टपार्टम हैमरेज का जो क्लासिफिकेशन है ये हम दो चीजों पे देखते हैं, दो चीजों पे निर्धारित रहता है, जिसमें बेस्ड ऑन ब्लड लॉस, यानी जो ब्लड लॉस हुआ है वो कितने अमाउंट पे हुआ है, और सेकंड हम देखते हैं कितना टाइम ड्यूरेशन था। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीएच, जिसको हम लोग तो उसमें रखेंगे जैसे मैंने बताया, बेस्ड ऑन ब्लड लॉस, और सेकंड हमारा बेस्ड ऑन टाइम ड्यूरेशन। तो जो हमारा बेस्ड ऑन ब्लड लॉस है इसमें भी हम थ्री कैटेगरी देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा माइल्ड पीपीएच, जिसमें जो ब्लड लॉस होता है वो अगर 500 ml to 1000 ml तक रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे माइल्ड पीपीएच। सेकंड हम देखते हैं हमारा मॉडरेट पीपीएच, जिसमें जो ब्लड लॉस है अगर वो 1000 ml से 2000 ml तक हुआ है, जो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है थ्रू वेजाइनल ट्रैक्ट अगर वो 1000 ml से 2000 ml तक है तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट पीपीएच। और थर्ड हम देखते हैं इसमें सीवियर पीपीएच। तो सीवियर पीपीएच में जो ब्लड है वो अगर अबव 2000 ml है तो उसको हम लोग रखेंगे सीवियर पीपीएच पे। तो ये था अमाउंट बेस्ड ऑन ब्लड लॉस। अब हम देखेंगे टाइम ड्यूरेशन पे। तो जो हमारा बेस्ड ऑन टाइम ड्यूरेशन है क्लासिफिकेशन में, इसमें सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी और सेकंड है हमारा सेकेंडरी।
प्राइमरी जो हमारा है पीपीएच, इसमें दो हम कैटेगरी देखते हैं जो टाइम ड्यूरेशन पे बेस्ड है, प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी। तो जो हमारा प्राइमरी पीपीएच है इसको आप लोग ट्रू पीपीएच बोल सकते हैं या फिर अर्ली पीपीएच भी बोल सकते हैं, और जो हमारा सेकेंडरी है इसको हम लोग बोलते हैं लेट पीपीएच। तो जो हमारा प्राइमरी है इसमें हम देखने को मिलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच। तो अब हम देखेंगे कि प्राइमरी पीपीएच क्या है और सेकेंडरी पीपीएच क्या है। तो जैसे हमने बात करा बेस्ड ऑन टाइम ड्यूरेशन, जो प्राइमरी वाला है, प्राइमरी में क्या होता है कि जैसे बेबी डिलीवर हुआ उसके 24 आवर्स में ही जो ब्लीडिंग है अगर वो 500 ml है या अबव है तो उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे। और सेकेंडरी में क्या है, जैसे ही बेबी का क्या है डिलीवरी हो गया है उसके बाद ही 24 आवर्स से 6 वीक तक जो ब्लीडिंग हो रही है अगर उसका जो अमाउंट है वो 500 ml to 1000 ml अबव है तो क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है, जैसी बेबी डिलीवर हुआ 24 आवर्स के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है उसका जो अमाउंट है वो अगर 500 या अबव होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी। और सेकेंडरी में जैसे ही बेबी डिलीवर्ड हुआ है उसी के 24 आवर्स से लेकर 6 वीक्स तक अगर जो है ब्लीडिंग का अमाउंट है वो ज़्यादा है, कंटिन्यूस है, एक्सेसिव है, यानी कि 500 ml से अबव है तो उसको हम लोग रखते हैं सेकेंडरी। यहीं पे जो हम थर्ड बात करते हैं जैसे थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच या आप बोल सकते हो थर्ड स्टेज हेमरेज, इसमें क्या होता है कि बेबी की डिलीवरी हो जाती है लेकिन जो प्लेसेंटा है उसका एक्सपल्शन नहीं होता है जिसकी वजह से पीपीएच होता है। तो ये आता है थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच या थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज। अब हम बात करेंगे जो है कॉजेस। ये था हमारा क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे जो कॉजेस है। तो कॉजेस में सबसे पहले हम देखेंगे एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। जो एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस है ये एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ फीमेल्स में हमें देखने को मिलता है। टॉन्सिटी ऑफ यूट्रस में क्या होता है, जो यूट्रस की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन करने की, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है, जो वो प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का, अगर वो यूट्रस ने अपनी खो दी है कैपेसिटी तो वो आता है हमारा एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। सेकेंड कॉज हम देखते हैं जो है ट्रॉमा। ट्रॉमा में क्या होता है कि अगर जो डिलीवरी है अगर वो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के द्वारा जो है हम कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कर रहे हैं, तो अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से इंजरी हो जाती है या कोई भी जो पार्ट है लाइनिंग है वो टियर हो जाता है तो वो आता, उसकी वजह से जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो आता है हमारा ट्रॉमा, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी यानी कि जो हम डिलीवरी कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा कर रहे हैं। फिर सेकंड हम इसमें देखते हैं ओवरडोज, ओवर कंजप्शन आप बोल सकते हैं ऑक्सीटोसिन का। जो ऑक्सीटोसिन है अगर वो हमने अधिक अमाउंट में दे दी है तो उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग कॉज होता है। फिर हम इसमें देखते हैं हमारा जो थर्ड है ब्लड कोगुलोपैथी। जो किसी फीमेल है अगर उसको पहले से ही ये कंडीशन है तो उसमें भी ये कॉज हो सकता है पीपीएच का, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन होती है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। तो यहाँ पे जो एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस है ये सब डिवाइडेड है। तो जो हमारा एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस है, जैसे मैंने बताया कि जब जो यूट्रस है अपनी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की जो कैपेसिटी को खो देता है, यानी जो प्रॉपर तरीके से प्रेशर लगना चाहिए वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पीपीएच यानी कि जो ब्लीडिंग है वो होती है। तो सबसे पहले इसमें जो आता है हम देखेंगे ग्रैंड मल्टी पैरा, जो एटोनिसिटी के कॉजेस है। तो जो ग्रैंड मल्टीपैरा है यानी कि जो मदर है वो है 5 बार से प्रेग्नेंट, उसका जो यूट्रस है मोर देन 5 टाइम्स प्रेग्नेंट हो चुका है, तो उस ये कारण हो जाता है क्योंकि अब 1 से अधिक बार 2 से अधिक बार जब है प्रेग्नेंट हो रहा है यूट्रस तो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं रहती, उसकी इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो प्रॉपर तरीके से जो कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का प्रेशर है वो डाल पाए। तो इसलिए सबसे पहले एटोनिसिटी का जो कॉज होता है ग्रैंड
मल्टीपैरा होता है जहाँ पे जो मदर है वो मोर देन 5 टाइम्स जो उसका यूट्रस है वो प्रेग्नेंट हुआ है, मोर देन 5 टाइम्स, जिसकी वजह से जो है यूट्रस की एटॉनिसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कॉज ऑफ एटॉनिसिटी ऑफ यूट्रस जो है मल्टीपैरा, जिसमें मोर देन 1 बेबी। मल्टीपैरा यानी एक से अधिक बार या 2 बार जो है यूट्रस प्रेग्नेंट हुआ है। थर्ड जो हम देखते हैं इसमें है ग्रैंडपैरा, यानी कि मोर देन 2 बेबीज। ये था मल्टीपैरा, ग्रैंडपैरा। फिर हमारा जो नेक्स्ट कॉज आता है एटॉनिसिटी ऑफ यूट्रस, जिसकी वजह से जो यूट्रस है अपनी कैपेसिटी खो देता है, इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ प्लेजेंटा, या आप बोल सकते हो इनकम्प्लीट एक्सपल्शन ऑफ प्लेजेंटा। यानी जो हमारा ये यूट्रस है, यहाँ पे जो हमारा जो है प्लेजेंटा अटैच्ड है हमारे डेसिडुआ से, और यहाँ से क्या होता है एक्सपल्शन होता है। तो जो प्लेजेंटा का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, सेपरेशन स्टार्ट हो गया है उसके डेसिडुआ से, लेकिन कुछ जो रहते हैं पार्ट्स रहते हैं जो बाकी के प्लेजेंटा के, वो क्या होता है वहीं पे जो डेसिडुआ लेयर हो जाती है। यानी कि अगर हम डेसिडुआ कब बोलते हैं, जब प्रेगनेंसी हो जाती तो एंडोमेट्रियम को ही हम डेसिडुआ बोलते हैं। तो उसमें डेसिडुआ में जब उसके कुछ पार्ट्स वहीं पे अटैच रह जाते हैं, पूरी तरीके से जब प्लेजेंटा का एक्सपल्शन नहीं होता है और कुछ पार्ट्स वहीं पे अटैच रहते हैं, तो हम बोलते हैं इनकम्प्लीट एक्सपल्शन ऑफ प्लेजेंटा। तो वहाँ से क्या होता है, गस्ट में जो है ब्लड फ्लो होता है वेजाइनल ट्रैक्ट से, जिसकी जो कॉज करता है हमारे पीपीएच को, और ये कॉज करता है हमारी एटॉनिसिटी ऑफ यूट्रस को, यानी कि इनकम्प्लीट एक्सपल्शन ऑफ प्लेजेंटा। अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा एटॉनिसिटी में ही आ रहा है, वो है अब्रप्शियो प्लेजेंटा। अब्रेशियो प्लेजेंटा का मतलब होता है कि बेबी डिलीवर होने से पहले ही जो प्लेजेंटा है वो डिटैच होने लगता है और एक्सपर्ट हो जाता है हमारे डेसिडुआ से। यानी बेबी पहले डिलीवर नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ है, प्लेजेंटा का एक्सपल्शन हो गया है, वो डेसिडुआ से हट गया है। तो एक गस्ट में क्या होगा, एकदम से है जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी वेजाइनल ट्रैक्ट में, तो जिसको हम लोग बोलते हैं अब्रप्शियो प्लेजेंटा। नेक्स्ट हमारा है प्लेजेंटा प्रीविया। प्लेजेंटा प्रीविया का मतलब है, जैसे हम ये देखते हैं हमारा अपर सेगमेंट है, ये हमारा लोअर सेगमेंट है, तो मेनली जो प्लेजेंटा का इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ होता है, अपर सेगमेंट पे। लेकिन किसी रीजन की वजह से अगर जो हमारा प्लेजेंटा है वो नीचे की तरफ उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेजेंटा प्रीविया, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेजेंटा लोअर सेगमेंट में हो जाता है, जो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, जब जितना प्रेशर यूट्रस पे कंप्रेस होना चाहिए उसकी वजह से प्लेजेंटा के इम्प्लांटेशन जो नीचे है उसकी वजह से एक अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्शन का है वो यूट्रस पे नहीं पड़ सकता, जिसकी वजह से कॉज होता है हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है। तो ये था हमारा प्लेजेंटा प्रीविया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है जो हमारा ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस। ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, ओवर डिस्टेंशन यानी कि जो हमारा यूट्रस है उसका ज़्यादा बड़ा होना या फैल जाना। ये 2 रीज़न की वजह से होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान पे जो महिला है, फीमेल है, उसको गैस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो उसमें क्या होता है, गैस्टेशनल डायबिटीज़ में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि जो बेबी है उसका वेट 4000 ग्राम चला जाता है, यानी उसका जो वेट है वो अधिक से अधिक बढ़ने लगता है। तो जब बेबी का वेट बढ़ेगा तो एक्सपेंड होगा हमारा यूट्रस। तो ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस जो कारण हो सकता है गैस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से। और जो नेक्स्ट है हमारा, अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो अमाउंट है वो 1000 ml से अबव पहुंच जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं
ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, क्योंकि जब फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड अपने 1000 ml से ज़्यादा बढ़ेगा तो यूट्रस क्या है वो फैलेगा। तो ये था हमारा जो एटॉनिसिटी ऑफ यूट्रस कॉज करता है। इसी में हम देखते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे ब्लैडर का फुल होना या फिर जनरल एनेस्थीसिया देने के समय मिसमैनेजमेंट का होना। या मिसमैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर, यानी जो महिला है उसका जो लेबर टाइम है वो कितना हो गया 16 to 18 आवर्स अबव, इतने समय तक वो लेबर के प्रोसेस में रह रही है, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम हैमरेज और एटॉनिसिटी ऑफ यूट्रस होता है। क्योंकि जो नॉर्मल हम देखते हैं, अगर प्रीमी है यानी फर्स्ट टाइम माँ बनी है तो उसका लेबर प्रोसेस होता है हमारा 14 to 16 आवर्स, और जो हमारा सेकेंड अगर है तो उसमें रहता है 8 आवर्स। लेकिन अगर 16 से 18 आवर्स अबव जो है लेबर है तो ये प्रोलॉन्ग लेबर में आता है, जिसमें जो मदर है बहुत ज़्यादा थक जाती है, जिसकी वजह से उतने कॉन्ट्रैक्शंस वो नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम हैमरेज होता है। तो ये था हमारे कॉजेस ऑफ पोस्टमार्टम हैमरेज, जहाँ पे मेन कॉजेस है एटॉनिसिटी ऑफ यूट्रस, ट्रॉमा और ब्लड क्लॉगियोपैथी। एटॉनिसिटी में हमने देखा कि जो है ग्रैंड मल्टीपैरा ग्रैंड पैरा की वजह से इनकम्प्लीट एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा की वजह से, अब्रप्शियो प्लेसेंटा प्रीविया, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस की वजह से और प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से क्या होती है, यूट्रस पे प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो उसका एक प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन करने का, वो अपनी उस प्रोसेस को लॉस कर देता है, उस कैपेसिटी को खो देता है, जिसकी वजह से जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ट्रॉमा में मैंने बताया कि अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो रही है तो उसकी वजह से किसी भी टिश्यू का टेयर होना, अगर वहाँ पे इंजरी हो गई या फिर ओवर डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन हो गया तो उसकी वजह से भी ट्रॉमा होता है। और ब्लड कोगुलेपैथी एक बहुत रेयर कंडीशन है, जो महिला को अगर पहले से ही कोगुलेशन की जहाँ पे जो ब्लड है उसके थक्के की जमने की प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से भी पोस्टमार्टम हैमरेज हो सकता है। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पोस्टमार्टम हैमरेज। तो साइन एंड सिम्टम्स में इजी है, सिंपल है। सबसे पहले है वेजाइनल ब्लीडिंग, जो अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है वो कितनी है, मोर देन 500 ml। सेकेंड हम देखते हैं इंक्रीज्ड पल्स रेट, जिसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। अगर जो पल्स रेट है वो बढ़ी हुई है, इसमें जो पल्स रेट हम काउंट करेंगे, अगर वो 120 बीट पर मिनट है से अबव है तो एक ये सेकेंड साइन एंड सिम्टम होता है पोस्टमार्टम हैमरेज का। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड जो है डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो इसमें जो हमारा रहेगा वो होगा 60 mm ऑफ Hg। यहाँ पे हम सिस्टोलिक काउंट करेंगे, तो अगर ब्लड प्रेशर में 60 mm ऑफ Hg के जो सिस्टोलिक प्रेशर 60 mm ऑफ Hg है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये थर्ड साइन एंड सिम्टम्स होता है हमारे PPH का। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रेस्टलेसनेस, वीकनेस, और लास्ट है हमारा फ्लॉबी ऑफ यूट्रस, जिसमें क्या होगा, अगर हम पैल्पेट करेंगे जो फंडस वाला पार्ट होता है तो वो ज़्यादा टाइट नहीं लगेगा, वो तब होता है जब कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है। तो अगर फ्लॉपीनेस ऑफ यूट्रस है तो ये हमारा नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स होता है, जब यूट्रस टाइट नहीं होता है तो ये होता है पोस्टमार्टम हैमरेज। नेक्स्ट है जो मदर है उसका जो हाथ पैर है उसका बहुत ज़्यादा कोल्ड होना, यानी फीट्स हैंड है उसकी जो बॉडी है वो कोल्ड रहेगी। तो ये था हमारा पोस्टमार्टम हैमरेज के बारे में, जहाँ पे आज हमने डिस्कस किया द डेफिनेशन ऑफ पोस्टमार्टम हैमरेज, क्लासिफिकेशन, साइन एंड सिम्टम्स एंड कॉजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्टमार्टम के जो मैनेजमेंट है उसके बारे में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए। अगर ये आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।